नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों। आज हम ज्योग्राफी के पार्ट 20 में भूगोल के पार्ट 3 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि की चर्चा करेंगे। आज बोर्ड पे न पढ़ाकर आपके लिए मैं पीडीएफ फाइल लाया हूँ, उससे हम पढ़ेंगे। ये जो पीडीएफ फाइल है मैंने स्वयं नहीं तैयार की है। आज हमारा जो पार्ट 20 है ज्योग्राफी का, इसमें अपन पढ़ेंगे महाजनसमूह। महाजनसमूह किसे कहते हैं? इससे पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी कि जनसंख्या वितरण के आधार पे पूरे विश्व के भाग जो हमने 4 पढ़े थे। इसके बाद हमने विश्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। तो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है महाजनसमूह, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब शुरुआत करते हैं। महाजनसमूह किसे कहते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। महाजनसमूह का तात्पर्य ऐसे सघन बसे हुए विस्तृत भूभाग से हैं, यानी सघन बसे हुए विस्तृत भूभाग, उन्हें महाजनसमूह कहते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र है वो सघन बसा हो और बहुत बड़ा हो, विस्तृत हो, यानी विस्तृत और सघन का मतलब है जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहती हो। ऐसे विस्तृत बसे हुए सघन भूभाग को हम महाजनसमूह कहते हैं। इस भूभाग में एक पूरा महाद्वीप या उसके कुछ देश भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है विस्तृत बसे भूभाग को हम जनसमूह कहते हैं। तो इसमें एक पूरा महाद्वीप भी आ सकता है। यानी जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये कोई बड़ा भूभाग है, ये एक पूरा महाद्वीप भी हो सकता है, जैसे एशिया भी हो सकता है, या एशिया का कुछ भाग, जैसे इसका ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस वाले भाग में अगर ये सघन बसा हो तो ये सम्मिलित हो जाएगा, या जो भी देश इसमें आएंगे वो सब ये दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है इसमें एक पूरा महाद्वीप भी हो सकता है, या एक महाद्वीप के कुछ देश इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसको हम जनसमूह कहते हैं। शर्त यह है कि वो सघन बसा हो, उसकी बसावट कैसी हो, सघन, यानी वहाँ जनसंख्या बड़े पैमाने पे निवास करती हो और एक वो बहुत बड़ा भूभाग होना चाहिए। इसको हम महाजनसमूह कहते हैं। तो महाजनसमूह हमारी पूरी पृथ्वी 4 महाजनसमूहों में बटी हुई है। कितने? 4 महाजनसमूहों में बटी हुई है। यानी जो पूरी पृथ्वी है इसका विभाजन हम अगर देखते हैं जनसंख्या के वितरण के हिसाब से, तो 4 महाजनसमूहों में ये हमारी पृथ्वी बटी हुई है। जिस तरह हमने वितरण के आधार पे जनसंख्या को, भूमि को, मतलब हमारे विश्व की भूमि को 4 भागों में पढ़ा था, उसी प्रकार महाजनसमूह में भी हमारी पृथ्वी या पूरा विश्व 4 महाजनसमूह में बटा हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो पहला जनसमूह होगा वो एशियाई जनसमूह है, दूसरा जनसमूह यूरोपीय जनसमूह है, और तीसरा जो जनसमूह रहेगा वो रहेगा उत्तरी अमेरिका जनसमूह। फिर 4th नंबर पे यानी लास्ट जनसमूह रहेगा अफ्रीकन जनसमूह। इनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट में हम जो एशियाई जनसमूह की चर्चा करते हैं, तो ये एशियाई जनसमूह, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। एशियाई जनसमूह, देखो एशियाई जनसमूह ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है, क्योंकि आपको ज्ञात है कि हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह भी कौन सा हो गया? एशिया जनसमूह हो गया। अब इसकी देखें तो इसकी ये जो मैंने क्रम लगा के 1 नंबर, ये इसकी विशेषता
भी आप कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। आपसे पूछा जा सकता है एशिया जनसमूह के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो ये सब लिख सकते हैं। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया जनसमूह की विशेषताएं लिखें। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। बात करें जलवायु की, तो यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु। ये यहाँ जो पाई जाने वाली जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। फिर नेक्स्ट अपन चर्चा करें इसीलिए यहाँ मानसूनी जलवायु होने के कारण इसे मानसूनी एशिया भी कहते हैं। कौन सा एशिया कहते हैं? मानसूनी एशिया भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करें, इस जनसमूह का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से, यानी जो अक्षांश है अपने 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर के मध्य अक्षांशों में ये एशियाई जनसमूह स्थित है। तो ये ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करते हैं, इस अक्षांश पर ये स्थित है, यह कृषि प्रदेश है। क्यों है? यहाँ नदी निर्मित उपजाऊ मैदान है, क्योंकि नदी के साथ जो मिट्टी बह के आती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और उन नदियों से ही यह मैदान निर्मित है। तो उपजाऊ मिट्टी में लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो एशियाई जनसमूह है इसमें जो प्रमुख आर्थिक क्रिया के रूप में लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अब आगे हम चर्चा करें कि इसमें एक ऐसा देश भी पड़ता है, यानी इसके जापान, जो कृषि आधारित न होकर औद्योगिक आधारित है। बाकी इसके जितने भी देश हैं, देखिए यहाँ पढ़ते हैं, जापान को छोड़कर सभी देश कृषि प्रधान हैं। तो एशियाई जनसमूह के जितने भी देश आएंगे वो सब कृषि प्रधान रहेंगे। किसको छोड़कर? केवल जापान को छोड़कर। तो ये जापान कृषि प्रधान देश नहीं है, बाकी इसके सभी देश कैसे हैं? कृषि प्रधान देश हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इसमें ये तो होगी इसकी विशेषताएं। अगर इसकी समस्या की बात करें तो एशियाई जनसमूह में तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है तो उसका जो बढ़ने की जो गति है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जन्म दर बहुत ज़्यादा है। अब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो कुछ समस्याएं हमारे सामने आती है, जैसे रोज़गार की समस्या आएगी, आवास की समस्या आएगी, भोजन की समस्या आएगी, यहाँ तक निर्धनता, फिर शिक्षा, फिर निर्धनता, फिर शिक्षा व चिकित्सा आदि यहाँ समस्याएं बनी रहती है। तो हमने एशियाई जनसमूह की विशेषता और समस्याओं की चर्चा की। अब एशियाई जनसमूह को सुविधा के अनुसार हम 3 उपभागों में बांट सकते हैं। कितने हैं? 3 उपभागों में बांट सकते हैं एशियाई जनसमूह को, जिसमें हम चर्चा करते हैं। एक आता है पूर्वी एशिया। कौन सा? पूर्वी एशिया। जिसे यहाँ मैंने एशिया का एक बनाया है, आप समझने का प्रयास करें। ये नीचे भारत वाला, इसको अच्छी तरह सीधा बनाता हूँ मैं कि जैसे ये आपका एशिया है और ये नीचे भारत वाला हिस्सा है। अब ये भारत पहचानने में आ रहा होगा, ये भारत है, यानी यहाँ लिखता हूँ ये भारत। तो हमने यहाँ पढ़ा कि एशिया के 3 उपभाग है। कितने उपभाग है? 3। अभी एशिया के 3 उपभागों में अगर हम बात करें, पूर्वी, ये इधर वाला कौन सा है? दिशा के हिसाब से पूर्वी एशिया है। और ये कौन सा हिस्सा है? ये नीचे है, तो ये दक्षिण वाला हिस्सा है। और अगर हम ये बीच वाले, यानी इधर दक्षिण और पूर्व वाले के बीच में ये हिस्सा, ये कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी। कौन सा हिस्सा कहलाएगा? दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कहलाएगा। तो ऐसे 1 नंबर पे तो पूर्वी एशिया, दूसरे नंबर दक्षिणी पूर्वी और तीसरे नंबर पर दक्षिणी एशिया। तो ऐसे करके हम एशिया के 3 उपभागों में पढ़ते हैं। अब पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? आप अगर एशिया का मानचित्र देखेंगे तो पूर्वी एशिया में एक तो चीन, जापान, कोरिया आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। फिर अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया में देखें तो थाईलैंड आएगा, इंडोनेशिया। फिर इंडोनेशिया के बाद इसमें और भी देश है,
वियतनाम, फिलीपींस आदि देश, यानी थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ते हैं। और दक्षिणी एशिया की बात करें तो इसमें अपन तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका आदि देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो एशियाई जनसमूह की हमने अभी चर्चा की, तो उसमें हमने जाना कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। यहाँ जो जलवायु पाई जाती है मानसूनी पाई जाती है, इसीलिए इसको मानसूनी एशिया कहते हैं। इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये एशियाई जनसमूह स्थित है। फिर हमने देखा ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि यहाँ नदी निर्मित उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। और सभी देश इसके कृषि प्रधान है, केवल किसको छोड़कर, जापान को छोड़कर। अब अगर हम बात करें इसकी समस्याओं की, तो यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या आती है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जिसमें रोजगार की, आवास की, भोजन की, चिकित्सा की, शिक्षा की, निरंतरता आदि समस्याएं बनी रहती है। फिर हमने एशियाई जनसमूह के उपभाग पढ़े, जिसमें एशियाई जनसमूह को 3 उपभागों में हम बांट सकते हैं: पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया। तो पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये दक्षिणी एशिया में पड़ते हैं। तो ये एशियाई जनसमूह आपका कंप्लीट है। इसकी अब आगे हम नेक्स्ट नंबर पे जो जनसमूह आता है वो यूरोपीय जनसमूह है। इसकी हम चर्चा करते हैं कि यूरोपीय जनसमूह जो एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह माना जाता है, यानी जो एशियाई जनसमूह है उसके बाद अगर दूसरा बड़ा जनसमूह होगा तो वो कौन सा होगा, एशियाई जनसमूह। तो ये जनसमूह एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। ये जनसमूह, इसका भी विस्तार 40 उत्तर से 60 उत्तरी अक्षांशों के मध्य माना जाता है, लेकिन इसकी सघन बसावट 45 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य ये सघन बसा हुआ है। यानी यूरोपीय जनसमूह की जो जनसंख्या का सकेंद्रण है, विस्तार तो कहाँ से कहाँ तक है, 40 से 60 डिग्री के, लेकिन उसमें भी अगर जनसंख्या का सकेंद्र यानी जनसंख्या की जो अधिक बसावट है वो 45 से 55 डिग्री के मध्य ही रहती है। ये इसमें कहा गया है कि जनसमूह में रूस और जर्मनी जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर। कौन कौन से देश, एक तो रूस तो क्या है, प्रथम स्थान पे है। रूस की बात करें तो रूस प्रथम स्थान पे है और जर्मनी सेकंड स्थान पे है। तो एशियाई यूरोपीय जनसमूह में जनसंख्या की दृष्टि से रूस और फिर सेकंड नंबर पे है जर्मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसके सभी देश, जो इस जनसमूह के जो सभी देश हैं वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। विकसित के मतलब है जो देश होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो 3 तरह के होते हैं, एक तो विकसित, एक विकसित और एक होते हैं अविकसित। तो इसमें जो यूरोप के जो अधिकांश देश है, यानी कह सकते हैं सभी देश किस में आते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसकी और भी विशेषता है, जैसे यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। ये देखो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, क्योंकि विकसित है देश तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ 70% जनसंख्या नगरों में रहती है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ 70% जनसंख्या कहाँ रहती है, नगरों में रहती है। अगर एशियाई जनसमूह से इसकी तुलना करें तो 70% जनसंख्या एशियाई जनसमूह में गाँवों में रहती है और 70% जनसंख्या यूरोप की कहाँ रहती है, नगरों में रहती है। यहाँ अगर अपन जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो लगभग स्थिर है, क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, बहुत ही कम है, दोनों पे नियंत्रण है, इसलिए यहाँ जनसंख्या वृद्धि स्थिर है। तो ये यूरोपीय जनसमूह की हमने बात की। यूरोपीय जनसमूह में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो यूरोपीय जनसमूह है वह
एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। फिर इसका विस्तार की हमने चर्चा की, 40 से 60 के मध्य ये है, और जनसंख्या का केंद्रण 45 से 55 के मध्य है। जर्मनी व रूस क्रमश, मतलब रूस व जर्मनी, यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, पहले रूस होना चाहिए। रूस व जर्मनी क्रमशः प्रथम और सेकंड जनसंख्या की दृष्टि से देश है। यहाँ के इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि इस जनसमूह के प्रत्येक व्यक्ति की प्रति आय बहुत अधिक है। 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, जिसके पीछे कारण है वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है। कहा जाता है कि यूरोप के कुछ देशों को तो जनसंख्या वृद्धि के लिए बढ़ाने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ जन्म दर बहुत कम है। अब हम तीसरे नंबर पे अगर हमारा जो जनसमूह आता है तो वो आता है अमेरिकन जनसमूह। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। कौन सा? विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह हो गया ये। फिर इसके बाद हमने चर्चा की इसका मुख्य रूप से विस्तार, अगर इसका देखें अमेरिकन जनसमूह का 45, मतलब इसका जो विस्तार देखें, मतलब विस्तार से पहले इसमें इसकी देखें कि मुख्य रूप से इस जनसमूह में यूएसए का मतलब है कि यूएसए को हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो यूएसए है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश है इसका, अमेरिका। समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट रूप में हम यूएसए भी बोलते हैं। तो एशिया, मतलब इसमें अमेरिकन जनसमूह में हम अमेरिकन जनसमूह की चर्चा कर रहे थे। इसमें यूएसए और कनाडा, ये कनाडा यानी दो देश हैं, ये कनाडा इसमें शामिल है, यूएसए और कनाडा इसमें शामिल है। तो ये एक तो तीसरा बड़ा जनसमूह हो गया, और एक हो गया इस जनसमूह में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देश सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसमें अगर हम चर्चा करें कि ये जनसमूह नवीन विकसित जनसमूह, यानी कहने का मतलब है ये पहले जनसमूह में शामिल नहीं था, ये नया जनसमूह बना है जिसकी 90% जनसंख्या यूरोप से प्रवासित है। कहने का मतलब है ये जनसमूह कम, पहले यहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन यूरोप के लोग प्रवास के रूप में, प्रवास का तात्पर्य यूरोप को छोड़कर ये अमेरिका में आ गए। तो यहाँ जो कुल जनसंख्या है उसका 90% यूरोप से ही प्रवासित हुआ है। तो ये नवीन जनसमूह बनकर हमारे सामने आया। तो पूछा जा सकता है कि वहाँ जनसमूह में सबसे नवीन जनसमूह कौन सा? अमेरिकन। और प्रवास के कारण किस जनसमूह का निर्माण हुआ? वह है अमेरिका। प्रवास कहाँ से हुए? यूरोप से हुए। और इसकी विस्तार की हम बात करें तो ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर व 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है स्थित है। यहाँ पर इस जनसमूह यानी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये जनसमूह स्थित है, जहाँ पर इस जनसमूह की 80% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 80% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी एक और विशेष बात यह है कि यहाँ 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कितनी? 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अब यहाँ की भी जन्म दर मृत्यु दर नियंत्रित है और प्रवास पर पूर्णतः प्रतिबंध है, क्योंकि इसमें प्रवास होता गया, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ की सरकारों ने यहाँ पे प्रवास पर क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। अगर प्रतिबंधित नहीं होती तो यहाँ की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है और यहाँ के संसाधनों पर दबाव बढ़ता। अब ये अमेरिकन जनसमूह की हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं अपन अफ्रीकन जनसमूह। जो अफ्रीकन जनसमूह है ये इसकी चर्चा करते हैं। अफ्रीकन जनसमूह यानी लास्ट है, ये आकार की दृष्टि से देखें
तो एशिया के बाद दूसरा स्थान आता है, यानी क्षेत्र आकार मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो जनसमूह आता है जनसंख्या के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आता है अफ्रीकन जनसमूह पर। लेकिन यह 70% भूभाग पर मरुस्थलीय और वनों से आवृत होने के कारण ये निर्जन पर है, यानी 70% पे तो इसमें मरुस्थल और वन फैले हुए, तो इसलिए लोग यहाँ नहीं रहते, और जो 30% है उसी पे लोग निवास करते हैं। इस जनसमूह की जनसंख्या 3 क्षेत्रों में हम सकेंद्रण मानते हैं। पहले नील नदी घाटी। हाँ।